हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, फ्रिक्शन अलग अलग कंडीशंस में काम करता है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के रूप में हमने उसको पढ़ा। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन के रूप में समराइज कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इन्हीं लॉज ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर है। तो देखें हमने किन टॉपिक्स के बारे में, किन चीज़ों के बारे में अब तक पढ़ा है, उनको हम समराइज करके लिखें। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर मान लीजिए कोई दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है और एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं यानी कि मोशन में है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए जो रूल्स हैं, जो हमने वहाँ पर जो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखे थे, वो हमारे लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आ जाएंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, if the two bodies slip over each other, the force of friction is given by kinetic friction. और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ के। इसको हम के सबस्क्रिप्ट लगाकर लिखते हैं। तो एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। हियर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन ये होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन की, तो इसको हम दूसरे लॉ के रूप में समराइज करके लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, जो रिलेटिव मोशन होती है उसके अपोजिशन में। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी, ये एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए बी के रिलेटिव राइट डायरेक्शन में मोशन करता है, या कहें कि ए की बी के रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो टुवार्ड्स राइट है, तो ऑब्जेक्ट बी ए पर फोर्स लगाएगा टुवार्ड्स लेफ्ट। रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ए पर फोर्स काम करेगा और वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसी तरीके से हम बी के केस में भी बात कर सकते हैं कि जैसा बी ए पर फोर्स लगा रहा है वैसा ही फोर्स ए द्वारा बी पर भी लगाया जाएगा, जो कि इस फोर्स के अपोजिट होगा। क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट बी है वो ए के रिलेटिव लेफ्ट में जा रहा होगा, इसलिए ए द्वारा बी पर लगाया गया काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड में होगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो कहाँ पर होती है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। So the direction of kinetic friction is opposite to the relative motion। ए या बी किसी पर भी बात करें, अगर ए की बात करेंगे तो ए का बी के रिलेटिव जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके ऑपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी का ए के रिलेटिव जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन बी पर काम करेगा। इस तरीके से हम काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी लॉ लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट या बॉडीज जो कांटेक्ट में हैं, अगर वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर एक फोर्स हमने देखा था जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करता है और उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लिख सकते हैं इफ if the two bodies do not
slip over each other, the force of friction is given by static friction. और स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखने के लिए हम जो सिंबल काम में लेते हैं वो होता है Fs। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लिख सकते हैं Fs लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। बट स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उसको हम लिखते हैं Fs मैक्सिमम, और Fs मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू एस एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इस म्यू एस एन की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है Fs लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन। हियर म्यू एस क्या है, जैसे कि हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू के डिफाइन किया है, सिमिलरली म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन अगेन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात करें, जैसा कि हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में बात की थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास में फिर से दो ऑब्जेक्ट हैं या दो सरफेसेज हैं जो कि कांटेक्ट में हैं, ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करते हैं, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, और हमने यहाँ पर कोई फोर्स लगाया हुआ है F, एक्सटर्नल फोर्स हमने ब्लॉक ए पर लगाया है, और हम देखते हैं कि ए और बी के बीच में किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा है, ए बी के रिलेटिव डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, कोई भी रिलेटिव मोशन यहाँ पर नहीं हो रही है आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स F। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक फोर्स है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि इस मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इसको मूव होना चाहिए, इसको शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस फोर्स को बैलेंस कर दिया गया है किसी दूसरे फोर्स के द्वारा, और वो दूसरा फोर्स हमारा कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी है, हम उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन के अपोजिट। मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं होता तो आइडियल केस में क्या होता कि जैसे ही हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, ये ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी के रिलेटिव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता, मोशन करता, लेकिन उस होने वाली मोशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो मोशन होती उसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करने वाली डायरेक्शन में काम करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द इम्पेंडिंग मोशन। वहां पर हमने बोला था रिलेटिव मोशन के, यहां पर हम बोल रहे हैं इम्पेंडिंग मोशन, यानी कि जो मोशन होती अगर फ्रिक्शन ना होता। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट राइट में जाता, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन कहां पर होगा, लेफ्ट में। अगर मान लीजिए किसी दूसरे केस में फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाता है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को कहां होना चाहिए, राइट साइड में। तो हमेशा जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को अपोज करता है, चाहे वो इम्पेंडिंग मोशन हो या वो रिलेटिव मोशन हो। और एक चीज और हम यहां पर लिख सकते हैं
कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में भी देखा और स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में भी देखा कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो जो हमारे ये कॉन्टैक्ट सरफेसेज हैं इनके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन, चाहे वो आपका स्टैटिक हो चाहे वो काइनेटिक हो, सो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड on the area of contact। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस कॉन्टैक्ट सरफेस का एरिया अगर हम बढ़ा दें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई सरफेस है, हमारे पास में कोई मान लीजिए सिलेंडर कोई क्यूबिकल बॉक्स है और इसको आपने इस तरीके से रखा है, ये वाली साइड को हम मान लेते हैं ए, ये वाली साइड को मान लेते हैं बी, और अगर मान लीजिए आपने इसको घुमा के और दूसरे तरीके से रख दिया कुछ इस तरीके से, और इस बार ये वाली साइड हो जाती है आपकी बी और ये वाली साइड हो जाती है ए, तो क्या इन दोनों केसेस में सेम ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, तो क्या इन दोनों केसेज में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं, क्योंकि दोनों केसेज में जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, केवल इसका अलग अलग सरफेस जो है नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में आता है, और ऐसा करने पे केवल उसका एरिया चेंज हो रहा है, उसके मास में, उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो कांटेक्ट सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से हम जो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था उसको समराइज करके लॉज ऑफ फ्रिक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और इन लॉज ऑफ फ्रिक्शन से अब हमें फ्रिक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, और इन लॉज को हम हमारी प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस है, वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।